चलो थोड़ा बजट से चलते हैं। तुम्हारे खर्चीली अरमान है, सर पर मेरे कर्जों का फरमान है। आज नजरें झुका कर बढ़ चलो, कल भी ज़रूरत हमें रोटी कपड़ा और मकान है। कटकर बची तनख्वाह बस इतनी है, कैसे चलाना है अब सोचते हैं। ये कुछ और दिन चल जाएगा, इसे अगले महीने देखते हैं। चलो इस बार थोड़ा बजट से चलते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं खुशप्रीत कौर आप सभी का WCG न्यूज़ में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। जैसे कि हर महीने हमारे घर तक एक बजट सेट होता है, वैसे ही हर देश का हर साल एक बजट सेट होता है। आज 1 फरवरी 2022 को कोरोना काल में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हमारा बजट आज पेश किया है, वो भी डिजिटल तरीके से दूसरी बार। इस बार फिर से आम जनता की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं दिखा। RBI द्वारा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी और वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये शो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रखर जी और साथ ही साक्षी जी। करेंगे चर्चा बजट पर। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ हमारे शो में। शुक्रिया। तो जैसे कि आपने बजट में देखा, आपको लगता है आम आदमी की जो उम्मीदें थी वो इससे पूरी हो पाएंगी कि उम्मीदें फिर से निराशाजनक ही रहेंगी? आम आदमी के लिए तो इस बजट में कुछ नहीं। आप पूरे देख सकते हैं, कोई भी न टैक्स स्लैब में कोई रियायत दी गई है। जैसे पिछली साल टैक्स लिए जाते थे, वैसे इस साल भी लिए जा रहे हैं। 5 लाख जिनकी 2.5 लाख से 5 लाख की कमाई है उन्हें 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, और ऐसे ही जिनकी 10 लाख से ऊपर कमाई है उन्हें 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। और बात की जाए सस्ता क्या हुआ, तो कपड़ा सस्ता कर दिया, मोबाइल फ़ोन सस्ता कर दिया। मतलब जो एक औरत की घर की चीज़ें होती हैं, जो देश चलाती है और जो घर चलाती है, वो आमतौर पर औरत ही होती है। औरतें जो घर की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड होती है, उसके लिए सरकार ने कोई खास बजट पेश नहीं किया है। और ये बजट काफ़ी आधा अधूरा सा, जैसे जल्दी में तैयार किया हुआ बजट लगता है। ना तो ये चुनावी बजट है, ना ये देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला बजट है मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है इस पर? जी, बजट जो होता है वो आम जनता के सोच को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, और ये बजट पूरी ही तरीके से आम जनता की सोच को ध्यान में रखते ही बनाया गया है। क्योंकि अगर ये नहीं बनता आम जनता के मद्देनज़र रखते हुए, तो इसमें इनकम टैक्स को बढ़ा या घटा दिया जाता। और अगर इसमें बढ़ा दिया जाता तब भी आप ये बोलते कि इसमें बढ़ा दिया गया, और घटा दिया जाता तो ये लालच होता एक चुनाव को लेकर। तो ये आम जनता के लिए ही किया गया है, क्योंकि अगर वो कमाएंगे तो उनसे ही उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर वो जितना टैक्स पे कर देंगे फिर वो कितना ही खाएंगे, इसलिए वो मद्देनज़र रखते हुए बजट बनाया गया है, और मेरे हिसाब से ये सही है। ये आपको नहीं लगता कि सरकार भूल चुकी है कि 2 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर सरकार भूल गई होती तो इनकम टैक्स में उन्होंने बदलाव किए होते, और वो आम जनता को इस बात का लालच जरूर देती कि इनकम टैक्स में अगर वो घटा देते तो आम जनता को, उन्हें लगता आम जनता को कि हाँ हमारा इनकम टैक्स घटाए गए हैं, और उनसे चुनाव में वो वोट मांगे अपनी तरफ। मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव भूल चुके हैं, उन्हें पूरा याद है कि आगे चुनाव होने वाले हैं। नहीं, दरअसल क्या होता है ना कि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि अगर आप बजट पेश कर रहे हो तो ऐसा बजट पेश करिए कि आने वाले जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उस पर उन बजट का कोई प्रभाव ना पड़े। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा है, जिस वजह से कोई भी लॉलीपॉप बजट नहीं पेश किया गया है लोगों के लिए कि मतलब हाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को ही छूट पे छूट दे दो, या इन जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले। काफ़ी नपातुला बजट है, लेकिन हाँ लोगों के लिए भी कुछ है नहीं इस बजट में ऐसा। सरकार सिर्फ अपने कलेक्शन पे देख रही है इस पूरे बजट में, जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैंने मोटा मोटा इसका खाका देखा भी। जी। तो आपको क्या लगता है एजुकेशन सेक्टर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा एजुकेशन सेक्टर पे? एजुकेशन सेक्टर को तो सरकार कभी सीरियसली नहीं लेती है, ना पिछली सरकारें लेती थी ना ये सरकार सीरियसली लेती। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। हालांकि अभी
आज के बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो पहले डिजिटल क्लासरूम्स हुआ करते थे, चैनल्स हुआ करते थे, तो उनको 12 से बढ़ा के 200 किया जाएगा। तो ये एक मुझे अपने हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव लगा कि हाँ चलो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के ड्यूरिंग आप सबने देखा कि किस हिसाब से बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट हुई। अब जो गरीब है उन पे नहीं, तो उनके पास नहीं पड़े ना ऐसे पैड्स या फ़ोन की वो क्लासेस दे सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वो 200 से ज़्यादा चैनल शुरू कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है इस बजट में। और भी बहुत कुछ कर सकते थे जो कि मुझे लगता है नहीं किया गया सरकार की तरफ से लोगों के लिए एजुकेशन पे। जी प्रखर जी, मैं इस पे आपको बताऊंगी कि सरकार ने जो बजट में मोबाइल और चार्जर को सस्ता कर दिया है, और ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है इसलिए क्योंकि जो बच्चे मोबाइल, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो पढ़ नहीं पा रहे ऑनलाइन क्लास के द्वारा, उनके मोबाइल सस्ता कर दिया। साक्षी जी, इससे मैन्युफैक्चरिंग पे फर्क पड़ेगा। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास जेब में पैसे जाने थे वो तो अब भी नहीं जाएंगे। लोगों के जेब में कैसे पैसे जाएंगे, ये इस पे क्या सरकार का खाका है? कोई तो खाका नहीं तैयार किया है। बट जो बच्चे हैं वो एजुकेशन ले पाएंगे। बात ठीक है आपकी। फोन सस्ते हो गए, चार्जर सस्ते हो गए, वो फोन खरीदेंगे और ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, ताकि हमारा आगे आने वाला भविष्य बनेगा। ये बात सही है, पर वो पैसे है, वो थोड़े पैसे भी लाइक जितनी रेट सस्ती कर दिए उस हिसाब से भी क्या वो पैसे चलिए ठीक है, कम दाम में मोबाइल बेच रहे हैं, मोबाइल चार्जर कम दाम में बेच रही है सरकार, लेकिन वो कम दाम में, वो जो कम दाम है, अगर वो 10,000 का था तो मान लो 7,000 का फ़ोन मिल रहा है, तो क्या वो 7,000 भी उस गरीब के जेब में पहुंचाने का कोई सरकार के पास रोड मैप है? कैसे वो 7,000 रुपया उस गरीब के जेब में डालेंगे ताकि वो दुकान पे जाके फ़ोन खरीद सके? सरकार ने बहुत सारे स्कीमें लॉन्च की हैं एजुकेशन, वो तो पिछले साल भी लॉन्च की थी, अभी तक टारगेट नहीं पूरा हुआ सरकार का। तो सरकार पूरी कोशिश है उनकी कि वो अभी भी करेंगे, और इस फ़ोन और EMI के जरिए वो बच्चों तक पूरी सुविधा पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश कर रही हैं। जैसे मैं एक एनालाइजर बैठा हूँ, पर मुझे भी ये बजट काफ़ी हद तक कहा जाए कि पेगासस स्पिन बजट लग रहा है मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किसानों के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? इस बजट से उनका क्या फ़ायदा और नुकसान है? बोल तो दिया मैंने, एक लाइन में बोल दिया कि ये बजट आधा अधूरा बजट है जिसमें किसी सेक्टर के लिए कुछ नहीं है, जो सिर्फ मोटा मोटा एक तरीके से लाना था ला दिया। जल्दबाजी वाला बजट है, किसी सेक्टर के लिए कुछ नहीं। किसानों के लिए कहा गया कि उनको 2 करोड़ से ज़्यादा की MSP देंगे, लेकिन किसानों की जो मांगे थी ये 3 कृषि कानून लाने के बाद और उसके पहले, उसको थोड़ी पूरा करने की कोई बात हुई है। उन्होंने तो ये भी बोला था 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, नहीं की। किसान 1 साल तक आंदोलन पे बैठा था, फिर वापस चला गया जब डर हार के कि ये लगा कि अब इलेक्शन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, तो बिल वापस ले लिया। बस यही किया। किसानों के लिए भी कुछ खास है नहीं इस बिल में। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, ये सब सिर्फ लिखित बातें हैं। अब लिखित क्या, अब टाइपिंग वाली बातें अब तो मैडम लेके आती हैं, टैब में पेश करती हैं बिल, तो लिखित बातें देखते हैं क्या कुछ होता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता एग्रीकल्चर के नज़रिए से भी कुछ खास है इस बिल में। आप बताइए साक्षी जी, आपका क्या कहना है? सरकार ने बजट में किसानों के लिए किया है कि गंगा नदी के किनारे जो 5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए कितने सारे किसानों को मदद मिलेगी। डिजिटलीकरण के जरिए किसानों को सेवाएं पहुंचाई जाएंगी, उन्हें खाद भी दिया जाएगा, उन्हें बहुत सारी ऐसी सेवाएं दी जाएंगी। इस बजट में है, इस बजट में ये कहाँ इनिशिएटिव दिया हुआ है कि 2022 तक जो इनकम दोगुनी थी उसके लिए कहाँ से कदम बढ़ा रही है सरकार? 2022 तक कहाँ पहुंची है उस दोगुनी रकम करने के चक्कर में? तो सरकार किसानों के बारे में सोच रही है, इसलिए उन्होंने इतने सारे जो डिजिटलीकरण सेवाएं हैं वो लेके आई। आप मानिए कि डिजिटलीकरण इतना आगे अब बढ़ चुका है कि वो किसान से लेकर बच्चों से लेकर हर सेक्टर में जा रहा है। तो सरकार पूरी सोच समझ के साथ इस बजट को पेश किया है सरकार ने। मेरा मानना यही है कि ये सही बजट है एकदम। जहाँ पे आपने देखा 2021 में आपने देखा GDP ग्रोथ माइनस में था, वहीं इस साल 60 लाख रोजगार देने का वादा कर रही है सरकार। तो ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। मेक इन इंडिया के थ्रू, PP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, ये इसके तहत वो सरकार रोजगार डेवलप करेगी। 80 लाख से ज़्यादा गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे, जो प्राइवेट पार्टनर्स को दिए जाएंगे वो घर बनाने के लिए, उससे रोजगार डेवलप होगा। मेक इन इंडिया जो भी ये इनिशिएटिव लिए गए हैं वो उससे वो रोजगार आएंगे ताकि लोग आगे बढ़े और ऐसे ऐसे फील्ड में आगे बढ़े। ज्वेलरी और जो जेम्स पर इन्होंने कस्टम ड्यूटी हटा दी है, तो इससे क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ज्वेलरी और जो जेम्स होते हैं,
सबसे बड़ा कारण है कि जो एक आम जनता है वो जो गहनों पर इन्वेस्ट करते हैं वो एक बड़े ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। कोई आम 1000 2000 का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि जो इन्वेस्ट करे उनसे उनका फ़ायदा हो। इससे जो कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है उससे सरकार में मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा तो सरकार को उसका फ़ायदा होगा। वो सरकार आम जनता के लिए उसे इस्तेमाल करेगी उस पैसों से। तो जहां आम जनता ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रही है तो उन्हें भी उनका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए वो कस्टम ड्यूटी को थोड़ा सस्ता कर दिया गया है। लेकिन इस बजट में ना तो सैलरीड क्लास के लिए कुछ है, ना मिडिल क्लास के लिए कुछ है, ना ही गरीब तबके के लिए कुछ है, ना ही यूथ के लिए कुछ है, और फार्मर्स के लिए तो आप बताने को कुछ भी बता लो, ज़मीन पे उतना कुछ दिखने नहीं वाला है। तो ये बजट है क्यों, किस लिए है, कि क्यों लाया ये बजट? पर जो बजट है वो आम जनता के ही मद्देनजर को देखते हुए, मतलब आप उनकी सोच को देखते हुए बनाया जाता है। तो वो सरकार जो करेगी वो पूरी कोशिश कर रही है। महिलाओं को भी टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई, जो कि सबसे बड़ी एक तरीके से जीडीपी की बहुत बड़ी हिस्सा है हमारे देश की। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं महिलाओं का होता है देश की जीडीपी में, घर के खाने के सामान से लेके चूल्हा चौखट तक, ठीक है। उसमें सरकार ने क्यों रिलैक्सेशन नहीं दिया इन्हें? उसमें बढ़ोतरी भी तो नहीं करी उन्हें जो है अभी तक। हाँ, तो जो था वो कम थोड़ी था, ये भी तो बात है ना। उसको घटाना था, उसको घटाया क्यों नहीं गया सरकार की तरफ से? सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो जिस हिसाब से वो है वो दे सके, क्योंकि वो भी अगर बाहर से कहीं से फॉरेन से एक्सपोर्ट कर रही हैं तो वो कहाँ से देगी? मुझे नहीं लगता ये जो 60 लाख नौकरियों वाली बात है ये दे पाएंगे 60 लाख नौकरी, क्योंकि बात तो हर साल 2 करोड़ नौकरी की हुई थी। खैर वो तो चुनावी जुमला था, वो तो निकल गया फ्लो में। लेकिन ये 60 लाख नौकरी देने का भी कोई रोड मैप तैयार नहीं है। पिछले साल जिन कंपनियों की नीलामी करके डी इन्वेस्टमेंट से पैसे आने थे, विनिवेश करके, वो भी अभी तक अटका हुआ है। 1,75,000 करोड़ रुपए आने थे डी इन्वेस्टमेंट के रास्ते, वो भी अभी तक नहीं आए हैं सरकार के पास। और ना ही ये अभी जो 60 लाख रोजगार का वादा कर दिया इन्होंने जल्दी में, ये सब जल्दी का बजट है। इसमें कोई रोड मैप नहीं इनके पास कि 60 लाख रोजगार कैसे देंगे लोगों को। बोल दिया कि इतनी शताब्दी ट्रेनें चलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो चल रही हैं उनमें तो दे नहीं पा रहे। बच्चे विरोध कर रहे हैं सड़कों पे आके, कैसे देंगे ये रोजगार? वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी सरकार ने ये भी स्कीम लॉन्च करी है कि वो 50,000 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे बनाएंगे। वो पूरी को, और उन्होंने 48,000 करोड़ निवेश किया है इसमें कि वो रोजगार देंगे और उनके लिए, गरीबों के लिए घर भी बनवाएंगे। वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो पूरा इन्वेस्ट करे इसमें। और कॉर्पोरेट्स की तो सरकार बहुत बड़ी जननी है। पहले जो कॉर्पोरेट पे टैक्स 18% लगाया जाता था, अब उसे घटाकर 15% कर दिया। लेकिन आम जनों के लिए कुछ नहीं किया। उनके लिए जितने टैक्स स्लैब पहले थे, इतने पे 5 लाख पे इतना देना पड़ेगा, 10 लाख से ऊपर पे 30%, वो तो अभी भी उतने ही है। तो ये कॉर्पोरेट जगत पे इतनी ज़्यादा वो क्यों, इतना उदारीपन क्यों दिखा रही है सरकार? तो ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट को अगर उन्होंने दिया है, क्योंकि कॉर्पोरेट के द्वारा ही इन्वेस्ट किया, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हीं से रोजगार आता है। और वो रोजगार देंगे तो सरकार उन्नति करेगी। तो उनके द्वारा ही, इन्वेस्टमेंट करने के द्वारा ही रोजगार प्राप्त कराए जाते हैं। पिछले कई सालों से सरकार ही उन्नति कर रही है, देश उन्नति नहीं कर रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। खैर ठीक है जी, बस उम्मीद पर ही दुनिया कायम है अभी, ये तो फिर देश की बात है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है जो इकोनॉमी में गेमिंग और एनिमेशन को जोड़ा गया है, आपको नहीं लगता है बेफिजूल है? इसकी जगह कुछ और भी जोड़ा जा सकता था? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ताइवान और जापान जैसे देश गेमिंग में ही इन्वेस्ट करके आज इतना डेवलप्ड कंट्री बन रहे हैं। वो पूरी कोशिश है कि वो गेम, अगर हमारे देश के बच्चे सिर्फ गेम खेलने में लगे रहते हैं, अगर वो अपना पूरा ध्यान लगा के कोडिंग और ये सब सीख के पूरे अच्छे से गेमिंग में इन्वेस्ट करना सीखें और वो हमारे इकोनॉमी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो एनिमेशन सीखेंगे तो हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप भी देखिए बाकी देश से हमारा इंडिया अभी भी पीछे इसलिए है क्योंकि हम जो गेम है वो सिर्फ खेलने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं। अगर वो अपना दिमाग लगा के इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसमें कोडिंग करे, आगे बढ़े, तो इससे शायद हमारा इंडिया आगे बढ़ सकता है और इंडिया की इकनॉमी भी एक लेवल पे होगी।
आप क्या कहेंगे प्रखर जी इस बात? ठीक है, मुझे इस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरे से शायद ये वाला पार्ट मिस हो गया, तो मैं इस पर यही कहूँगा ठीक है। सरकार वैसे भी बजट में सरकार का विजन ये है कि वो आने वाले आगे 25 साल क्या होगा, इस देश का भविष्य वो सोच रही है। अगले साल क्या होगा इस पर कुछ नहीं सोचा है। तो गेमिंग वगैरह के बारे में मैंने सच में कुछ पढ़ा नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ खास नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन आने वाले 1 साल में इसका क्या प्रभाव दिखेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि गेमिंग से कितनी इनकम आएगी इस देश में, देखते हैं। तो आप ये बताइए, यूपीआई तो था ही, तो फिर ये डिजिटल करेंसी लाने का क्या मतलब था? यूपीआई था, ठीक है, तो डिजिटल करेंसी देखिए, हम मेरे और मेरे एक आम जनता के पैसे के बीच में एक थर्ड पार्टी आती है, वो होता है बैंक। हम अपने पैसों के बीच में अगर थर्ड पार्टी ला रहे हैं तो उससे डिजिटल जो करेंसी है वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो पैसा होगा वो हमारे पास होगा, हमारे फ़ोन में होगा, हम सीधा उसका इस्तेमाल करेंगे और बीच में कोई भी बैंक का साधन नहीं होगा। डिजिटल करेंसी हेल्पफुल होगी, वो बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होगी। और सबसे बड़ी बात, कैश बनाने के लिए कैश लगता है। ये गौर कीजिएगा कि आरबीआई से जो पैसा बनता है वो बैंक में जाता है, फिर बैंक से आम जो भी सेक्टर्स में यूज़ होता है, तो एक कैश बनाने के लिए भी कैश का इस्तेमाल किया जाता है, और वो इससे बीच का ये हट जाएगा और कैश के लिए भी कैश बंद हो जाएगा, और डिजिटल करेंसी बहुत अच्छा तरीका होगा कैश को बंद करने का। आप क्या कहेंगे प्रखर जी इस पे? फिलहाल डिजिटल करेंसी की कितनी ज़रूरत है वो तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन डिजिटल करेंसी मुझे नहीं लगता कि ये जो मैम बता रही है उस हिसाब से इतना काम में आने वाली है हमारे भविष्य में, क्योंकि जो आमतौर पे लोग हैं वो कैश को इंडिया में प्रेफर करते हैं। जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 80% से ज़्यादा लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं। तो ये डिजिटल करेंसी ना बस एक डिबेट का बिना मतलब का टॉपिक बनाया जा रहा है, क्योंकि डिजिटल करेंसी से देश में कुछ खास बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे आप जैसे लोग यूज़ करेंगे, सही बात है, लेकिन गांव कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए मुझे नहीं लगता डिजिटल करेंसी कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी पे ही 30% टैक्स लगा दिया गया है। अब जाइए गांव विलेज के एरिया में जाइए, बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पता भी होगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। ये सब बस यही तक सीमित रहने वाली चीज़ें हैं, चाहे ये डिजिटल करेंसी लाएँ, चाहे ये यूपीआई से तो काफ़ी गाँव के लोग परिचित हो गए। अब ये भी एक चीज़ डिपेंड करती है ना कि सरकार कैसे लोगों तक पहुँचाती है। यूपीआई गाँव तक पहुँचा है तो उसमें सरकार के कहीं ना कहीं प्रमोशन जिम्मेदार थे, तो अब देखना होगा डिजिटल करेंसी भी कैसे पहुँचती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग 500 की नोट रखने के बजाय डिजिटल करेंसी वॉलेट में 500 रुपए रखेंगे बस। तो साक्षी जी आप बताइए, जो क्रिप्टो करेंसी पहले से मौजूद थी तो डिजिटल करेंसी क्यों? क्रिप्टो करेंसी आज के समय में हर कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता था। वो हर कोई चाहता है कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं ताकि उन्हें फ़ायदा हो, इसलिए सरकार ने इस पर 30% का टैक्स लगा दिया है, ताकि अब वो सोच समझ के इसे खरीदे और इस पर निवेश करे, ताकि उनमें कानून भी तो बनाना चाहिए। इस पे सिर्फ 30% टैक्स लगा देने से थोड़ी कुछ होता है। कानून क्यों नहीं बना रही सरकार कानून भी तो बनाए, 30% टैक्स तो लगा दिया। क्रिप्टो से इंडियन की इकोनॉमी में भी तो फायदा हो रहा है। वो 30% लगा रही है, जहाँ पे जो लोग सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट जो आम आदमी है वो नहीं खरीदे, इसलिए 30% टैक्स लगा दिया। पर आम आदमी यूं ही खरीद रही है, और अगर हर कोई क्रिप्टो खरीदने लग जाएगा तो फिर इस देश का बेड़ा पार हो गया। जय बाबा। चलिए ठीक है, तो यहीं पे इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये था बजट 2022 का। अब देखना ये है इस बजट पर हमारी सरकार खड़ी उतर पाती है कि नहीं, इस अपने टारगेट को 2023 तक पूरे कर पाती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ WCG न्यूज़ पर।